जेड लिमिटेड की कोई फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज नहीं है फॉर द ईयर 2021, लेकिन वो होल्ड कर रही है सम डिपॉजिट इन द बैंक्स यूएसए के अंदर। बैलेंस उसका कितना है? 31/12/2021 एंड 31/12/2022 का दे दिया गया है। यूएसडी डॉलर के अंदर है 1 लाख एंड 1,02,000 रिस्पेक्टिवली। जो एक्सचेंज रेट है ऑन 31 दिसंबर 2021 वो कितना है? $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़ हो रहा है। एंड जो 31/12/2022 का है वो कितना है? $1 इज इक्वल्स टू 50 हो रहा है रुपीज़ के अंदर। द इंक्रीज इन द बैलेंस वॉज ऑन द अकाउंट्स। इंक्रीज ये जो हो रहा है बैलेंस का, मतलब 1 लाख से 1,02,000 हो गया, ये किसका है? इंटरेस्ट आया है 31/12/2022 तक क्रेडिट किया गया इंटरेस्ट को 31/12/2022 के अंदर। मतलब वो कितना निकल के आया? 1 लाख था और 1,02,000 हो गया यूएसडी डॉलर, मतलब 2,000 यूएसडी डॉलर का हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट आया, जो कि हमका क्रेडिट किया गया है। दस द डिपॉजिट वॉज रिपोर्टेड एट ₹45 लाख। डिपॉजिट जो थी वो रिपोर्ट की गई थी 45 लैक्स की। कब? 31/12/2021 के अंदर। एंड वो रिपोर्ट की गई थी 51 लाख। कब? 31/12/2022। मतलब ओपनिंग के अंदर कितना था? वो 45 लैक्स और क्लोजिंग के अंदर 51 लैक्स हो गया। हाउ दिस ट्रांजेक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022 एज पर द इंड AS 7 के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम लोग ओपनिंग के अंदर देखें तो 31/12/2021 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 45 से, क्योंकि 45 का रेट था 31/12/2021 के अंदर, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लैक्स आ गया। क्लोजिंग के अंदर देखेंगे तो 31/12/2022 1,02,000 हो गया था, उसको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट 31/12/2022 का 50 था, तो 51 लैक्स आ जाएगा। डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 45 माइनस बाई 51, या आप 51 में से 45 माइनस करें तो 6 लाख का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर हम लोग देखें तो इस 6 लाख के अंदर क्या होगी? तो दो चीज़ें होगी, एक तो इंटरेस्ट होगा, एक अनरियलाइज्ड गेन होगा। क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन 45 से 50 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया होगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर गेन हुआ होगा, तो ये अनरियलाइज्ड गेन होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का पहले देखेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो 2,000 का इंक्रीज हुआ है, 1 लाख से कितना हो गया? 1,02,000 हो गया, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 2,000 का। तो 2,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्लोजिंग रेट से, जो कि कितना है? 50 है, तो कितना आएगा हमारे पास? 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ये 1 लाख का क्या हो गया? हमारा इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अनरियलाइज्ड गेन कितना होगा? तो 6 लाख में से 1 लाख तो इंटरेस्ट आ गया, बाकी का कितना बचा? तो बाकी का जो भी बचेगा वो अनरियलाइज्ड गेन के अंदर जाएगा 5 लाख का। यहाँ पर कैश फ्लो बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ के अंदर आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कितना गया होगा? तो ये दोनों चीज़ें गई होगी, इंटरेस्ट और अनरियलाइज्ड गेन दोनों गया होगा। तो यहाँ पर 6 लाख गया होगा, इसमें से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको। एडजस्टमेंट कितना करेंगे? इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट को हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो इंटरेस्ट है ये डिपॉजिट के ऊपर है, ये कौन सी एक्टिविटी है? तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो यहाँ से ऑपरेशन में से निकालना पड़ेगा। तो 1 लाख को निकालेंगे और अनरियलाइज्ड गेन 5 लाख का, उसको भी यहाँ से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नोशनल प्रॉफिट नोशनल होता है, मतलब एक्सचेंज रेट हो सकता है आज 50 से कल जाके कम हो जाए, तो ये नोशनल होता है, तो इसके लिए यहाँ से निकालना पड़ता है। मतलब इसके अंदर नॉन कैश होता है, तो यहाँ से निकालना पड़ता है। इसको 5 लाख को निकालेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नीला आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट 1 लाख का, तो वो आ जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1 लाख आ जाएगा। और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं है तो नीला आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास नेट कैश फ्लोज कितना आ जाएगा? 1 लाख का आ जाएगा। प्लस उसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना था? 45 लैक्स का था, तो वो लिख देंगे। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 45 प्लस बाय 1, तो कितना आ जाएगा? 46 लैक्स आ जाएगा। उसके बाद रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट 46 लैक्स, ये जो हमने यहाँ से निकाला वो उसके अंदर ऐड कर देंगे क्या? अनरियलाइज्ड गेन जो हमारा हुआ है ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो कितना का था? 5 लाख का था, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा एज पर द बैलेंस शीट 51 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंपनी एक्वायर कर रही है 70% ऑफ इट्स इक्विटी स्टेक इन द बी लिमिटेड ऑन जुलाई 2021 के अंदर। द कंसिडरेशन पेड जो भी किया गया है वो हमको नीचे दिया गया है। कैश कंसिडरेशन 15 लाख रुपए का दिए गए, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग द फेस वैल्यू 10, जिसका फेयर वैल्यू जो है वो कितना है? 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है। ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन की डेट पे कंपनी भी जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस लेकर बैठी है। कितना उसके बुक्स के अंदर? 2,50,000 का। बी लिमिटेड का है ये, 2,50,000 इन इट्स बुक्स। तो ये इसको हम लोग को यहाँ पर से माइनस करना पड़ेगा कैश कंसिडरेशन में से, 15 लाख में से। ऑन 10 अक्टूबर 2022 कंपनी ए फर्दर एक्वायर कर रही है 10% स्टेक इन द कंपनी बी फॉर द कैश कंसिडरेशन 8 लाख रुपए का। एडवाइस करके बताइए कैसे इस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो एज पर इंड AS 7 के हिसाब से। तो एज पर पैरा 39 ऑफ द इंड AS 7 द एग्रीगेटेड कैश फ्लोज जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम कंट्रोलिंग ऑफ द सब्सिडरी, उसको प्रेजेंट किया जाएगा सेपरेटली एंड क्लासिफाइड किया जाएगा उसको एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एज पर द पैरा 42 ऑफ द इंड AS 7 जो एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ द कैश पेड किया गया या तो रिसीव किया गया एज अ कंसिडरेशन फॉर obtaining the subsidiary is reported in the statement of the cash flows net of the cash and the cash equivalent acquired or deposited of
एज पर सच ट्रांजेक्शन्स या तो इवेंट या तो चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि पैरा 42 ऑफ द इंड AS 7 के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा है, जो पैरा 42 है इन AS 7 के हिसाब से, वहाँ पर एग्रीगेटेड अमाउंट कैश पेड की जाती है तो रिसीव्ड की जाती है अगर फॉर द कंसिडरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द सब्सिडरी को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज नेट ऑफ द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट। मतलब वही बताया गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट या तो करी है हमने सब्सिडरी के अंदर, उसके लिए जो भी कैश पेड किया गया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो भी हमारे को इन्वेंट्री, जो भी हमारे को ये जो सब्सिडरी है उसके पास से जो भी कैश बैलेंस बचा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितना हमने पे किया उसमें से जितना सब्सिडरी के पास से कैश मिला उसको माइनस करके बताना पड़ेगा। फर्दर जो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है दैट डू नॉट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता कि यूज़ करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। सच ट्रांजेक्शन शैल बी डिस्क्लोज्ड, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट विल प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोवाइड करेगा सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर एज पर द पैरा 42A ऑफ द इंड AS 7 कैश फ्लो, जो कि अराइज किया जाता है फ्रॉम द चेंजेस इन द ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी दैट नॉट रिजल्ट। मतलब यहाँ पर पैरा 42A ऑफ द इंड AS 7 क्या बोल रहा है, तो कैश फ्लोज है जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द चेंजेस इन द ओनरशिप इंटरेस्ट, ओनरशिप के इंटरेस्ट की वजह से जो कैश फ्लोज अराइज हो रहा है सब्सिडरीज का, वो रिजल्ट नहीं करेगा। लॉस ऑफ द कंट्रोल शैल बी क्लासिफाइड एज अ कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। उसको मतलब हम लोग कैश फ्लोज नहीं मानेंगे कि वो कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है जब तक जो सब्सिडरी है वो हेल्ड की जाएगी बाय द इन्वेस्टमेंट एंटिटी। मतलब जब तक सब्सिडरी एज एन इन्वेस्टमेंट दिखेगी तब तक हम उसको नहीं मानेंगे कि वो कैश फ्लोज हुआ है एज डिफाइंड इन द इंड AS 110 के हिसाब से, एंड इज रिक्वायर्ड टू बी मेजर, और उसको मेजर करना पड़ेगा फेयर वैल्यू के हिसाब से थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सच ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन किया गया है वो अकाउंट किया जाएगा फॉर इक्विटी इन ट्रांजेक्शन्स एंड अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट होगा कैश फ्लो का वो क्लासिफाइड किया जाएगा इन द सेम वे, उसी वे के अंदर जैसा अदर ट्रांजेक्शन्स को किया जाता है विद द ओनर्स। कंसिडरिंग द अबाव को कंसिडर करते हुए जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 का, तो टोटल कंसिडरेशन जो 15 लाख का हमने जो पे किया गया उसमें से लेस करना पड़ेगा 2,50,000। ये 2,50,000 किसका था, तो ये 2,50,000 उसका कैश था हमारा कंपनी बी का जिसको हमने एक्वायर्ड किया है, उसका कैश था, तो उसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। जो भी कंसिडरेशन पेड किया गया है उसमें से 15 लाख में से माइनस करना पड़ेगा 2,50,000। और ये जो अमाउंट आएगी ये हमको कहाँ पर, ये दोनों अमाउंट को हमको कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाना पड़ेगा। मतलब 15 लाख माइनस बाय 2,50,000 और जो अमाउंट आई उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाएंगे। एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी नेट कैश, नेट ऑफ द कैश एक्वायर्ड, नेट ऑफ द कैश एक्वायर्ड के अंदर इसको बताया जाता है। मतलब यहाँ पर जो कंसिडरेशन पेड किया जाता है उसमें से माइनस किया जाता है जो भी उसके पास से कैश मिलता है सब्सिडरी के पास से, उसके बाद जो भी नेट फिगर आती है उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बताते हैं। देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट, इसके अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स का एज कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन के तौर पे इस इक्विटी शेयर्स दिए गए, ये 2 लाख इक्विटी शेयर्स, इसका फेस वैल्यू 10 था और 15 के अंदर फेयर वैल्यू 15 थी, वो जो भी था उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर। हाउएवर जो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होता है उसको हमको बताना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि हमने क्या किया है, हमने ऐसे कोई शेयर्स इश्यू किए गए हैं फॉर द कैश कंसिडरेशंस, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, सॉरी, ऐसे कोई शेयर्स इश्यू करे गए हैं फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब ऐसे शेयर्स इश्यू किए हैं और उसके बदले में कोई भी कैश लिया नहीं है। वैसा हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि ऐसे कोई इक्विटी शेयर्स हमने इश्यू किए गए हैं नॉन कैश कंसिडरेशंस के अंदर, मतलब दे दिए गए हैं इक्विटी शेयर्स लेकिन उसके बदले में कोई कैश नहीं आया है। फर्दर इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये जो कैश कंसिडरेशन पेड किया गया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एडिशनल स्टेक 10% का, ये जो 10% का स्टेक लिया गया 10 अक्टूबर 2022 के अंदर, तो ये कब होगा, ये 22-23 का ईयर है, तो 31/3/2023 के अंदर ये जो कैश कंसिडरेशन पेड किया गया है एक्विजिशन एडिशनल 10% स्टेक लिया है बी के अंदर, उसको भी हमको शोन करना पड़ेगा एज एन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर हमको इसको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंटिटी ए एक्वायर्ड सब्सिडरी, सॉरी, एंटिटी बी ड्यूरिंग द ईयर समराइज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड P&L दे दी गया है, बैलेंस शीट दे दी गई है टुगेदर विद द some supplementary informations, consolidated प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है हमको, जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया गया 55,000 का अमाउंट रुपीज़ के अंदर है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दे दी गया है 2021 की और 2022 की दे दी गई है। एसेट्स दे दी गई है, लायबिलिटीज़ दे दी गई है,
अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको दिया गया है कि जो सारे शेयर्स हैं एंटिटी बी के वो एक्वायर किए गए हैं 74,000 के अंदर इन कैश देकर। जो फेयर वैल्यू ऑफ दी एसेट्स है वो एंड जो लाइबिलिटीज़ है वो हमको नीचे दी गई है। प्रिपेयर करके बताना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 2022 एज पर द इंड AS 7 के हिसाब से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एज एट 31/3/2022 पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से देखेंगे यहाँ पर कितना है 55,000 का है। उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे पहले। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होता था नॉन कैश आइटम होती है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा एड बैक करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 30,000 का दिया गया था हमको तो उसको एड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 4,000 की है तो उसको भी एड बैक कर देंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट कॉस्ट है। ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती है ये इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है इसलिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे उसको ऐड बैक कर देंगे। और नीचे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इस इंटरेस्ट कॉस्ट को लेस कर देंगे यहाँ पर 4,000 के अंदर बताएंगे। और जो टैक्स है टैक्स कितना है टैक्स हमारे यहाँ पर डिडक्ट किया गया था टैक्सेशन 15,000 का तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड बैक कर देंगे। और यहाँ पर जो इनकम टैक्स ऑपरेशंस के अंदर हम देखेंगे इनकम टैक्स पेड वो हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमको 15,000 का नेगेटिव में दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग इसका दिया गया है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स पेबल ओपनिंग दिया है 11,000 और क्लोजिंग दिया है 12,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग को ऐड कर देंगे 15 के अंदर और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे 12,000 तो हमारा नेट निकल के आ जाएगा 14,000। ये हम लोग नेगेटिव के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये हमने पेड किया गया है। चेंज इन द वर्किंग कैपिटल देखेंगे डिक्रीज इन द ट्रेड रिसीवेबल्स हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है तो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 का है। इस 50,000 के अंदर हम लोग ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे एंटिटी बी का आया उसको भी ऐड करना पड़ेगा 8,000 तो 50 + 8 58,000 और 58,000 में से माइनस करेंगे क्या क्लोजिंग कितना है 54,000 तो कितना आ गया हमारे पास डिफरेंट डिक्रीज होकर आ गया यहाँ पर डिक्रीज इन द ट्रेड रिसीवेबल 4,000 का। अभी वैसे डिक्रीज इन द इन्वेंटरीज कितना आएगा हमारा 9,000 का आएगा। इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग इन्वेंटरीज देखेंगे। इन्वेंटरीज का ओपनिंग कितना 35,000 उसके अंदर ऐड कर देंगे क्या यहाँ की इन्वेंटरी बी की एंटिटी बी की 4,000 और उसमें से फिर माइनस करेंगे क्या तो जो इन्वेंटरी का क्लोजिंग है वो माइनस करेंगे वो कितना है हमारा 30,000 से तो उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ये डिक्रीज इन द इन्वेंटरीज हो गई। डिक्रीज इन द ट्रेड पेबल्स देखेंगे हम लोग तो 24,000 वैसे ही निकाल देंगे। डिक्रीज इन 24,000 इसको लेस करना पड़ेगा हमको। उसके बाद क्योंकि लायबिलिटीज़ कम हो रही है इसका मतलब हमने लायबिलिटी पे करी होगी तो कैश आउटफ्लो का इसके लिए माइनस किया है। यहाँ पर कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे हम लोग टोटल करेंगे तो 79,000 का आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज़ कितनी है 74,000 के अंदर हमने एंटिटी बी को एक्वायर कर लिया है लेकिन उसका कैश जो था वो कितना था कैश था 2,000 का तो उसको माइनस करना पड़ेगा तो 74 में से -2,000 करेंगे तो हमारे को नेट इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर कितना 72,000 यहाँ पर कैश आउटफ्लो हो रहा है इसके लिए नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव 72,000 आ जाएगा। उसके बाद टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लोज हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 79 में से 72 माइनस करेंगे 4,000 3,000 आ गया। इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे वो कितना है तो यहाँ पर हमको दिया गया 5,000 का तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 8,000 रुपीज़ का जो कि हमारा टैली हो जाएगा बैलेंस शीट से बैलेंस शीट का क्लोजिंग से। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 अकोला लिमिटेड पेड कर रही है वेरियस टैक्स एंड रिप्रोड्यूस कर रही है वो बिलो मेंशन रिकॉर्ड्स को। कैपिटल गेन टैक्स दे दिया गया है ऑफ ₹20 करोड़ ऑन द सेल्स ऑफ द ऑफिस प्रीमाइसेस एट सेल्स कंसिडरेशन ऑफ 100 करोड़। हमको क्या बताना है इनसे हमको डिटरमाइन करके बताना है कि नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कितना होगा एज पर द रिलेवेंट इंड AS के हिसाब से। तो यहाँ पर पैरा 36 ऑफ द इंड AS 7 इंटरलाई कर रहा है स्टेट कर रहा है कि जब भी प्रैक्टिकेबल होता है आइडेंटिफाइड करना टैक्स कैश फ्लोज विद द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से तो वो राइज कर देता है कैश फ्लोज को जो कि हमको क्लासीफाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर के जो टैक्स कैश फ्लोज है उसको क्लासीफाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जब भी एज अप्रोप्रिएट मतलब अगर जो भी टैक्स है उसको उसी एक्टिविटीज़ में से निकालना पड़ेगा। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अगर टैक्स दिया गया है तो हमको पता चल जाएगी कि ये टैक्स जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है तो उसको उसके अंदर ही क्लासीफाइड करेंगे उसको उसके अंदर ही बताएंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर ही बताएंगे और किसके अंदर है अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही बताएंगे। हमको एनालिसिस करना है तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करेंगे। नीचे दिया गया है सेल्स कंसिडरेशन जो हमने देखा
यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स हो रहा था 20 करोड़ का, यहाँ पर सेल किया गया है ऑफिस प्रीमाइसिस को, और सेल कंसिडरेशन हमारा 100 करोड़ का है। तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन 100 करोड़ का है, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डालेंगे। क्यों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर डालेंगे? क्योंकि कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन हुआ है मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट था और उसको हमने सेल कर दिया। ऑफिस प्रीमाइसिस के अंदर हमने इन्वेस्ट करके रखा था, 100 करोड़ का उसका सेल कंसिडरेशन आया, तो वो कहाँ पर आएगा हमारा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा 100, और उसमें से उसका टैक्स माइनस करना पड़ेगा 20 का। तो कैपिटल गेन टैक्स को माइनस में दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उसके बाद देखेंगे इनकम टैक्स 3 करोड़ का ऑन द बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर जो कितना है 30 करोड़ का है। अज्यूम किया जा रहा है कि जो एंटायर बिजनेस प्रॉफिट है वो कैश प्रॉफिट है। तो ये जो 30 करोड़ का ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया बिजनेस प्रॉफिट, और टैक्स भी दिखाना पड़ेगा। टैक्स ऑन द बिजनेस प्रॉफिट कितना 3 का, तो ये भी दोनों भी हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर जो टैक्स था वो किसके रिलेशंस में था? बिजनेस प्रॉफिट का रिलेशंस में था, और बिजनेस प्रॉफिट किसका था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है तो उसके रिलेशंस का जो टैक्स होगा वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2 करोड़ का है ऑन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड अमाउंट 20 करोड़ टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हम लोग डिविडेंड का पेमेंट किया गया है 20 करोड़ का। तो ये हमारे लिए क्या होगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया। और DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो 2 करोड़ का, वो भी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर 20 करोड़ कैश आउटफ्लो हो गया, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है ये भी पे करना होता है, तो ये भी आउटफ्लो होता है, तो इसको भी यहाँ पर नेगेटिव के अंदर दिखाएंगे। तो इनकम टैक्स रिफंड कितना है? 1.5 करोड़ का है। ये जो रिफंड था ये ऑन द टैक्स पेड इन द अर्लियर पीरियड फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड पॉजिटिव के अंदर दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट बन जाएगा ये। और फिर यहाँ पर टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कैश फ्लो आ जाएगा 86.5। यहाँ पर ऑपरेशन से कितना आ रहा है? तो 28.5 आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस थे उनका हमने टोटल कर लिया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 28.5 आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने बाइफरकेट की थी, उसका टोटल कर लिया तो 80 आ गया, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर लिया तो उसके अंदर -22 आ गया। तो हमारे पास टोटल 86.5 आ गया नेट कैश फ्लोज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमको वो यहाँ पर क्या बनाना है? हमको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही पूछा है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमको वो बनाना है। यहाँ पर राइट साइड के अंदर हमको 31/3/2021 का डेटा दिया गया है जो कि ओपनिंग का है, और 31/3/2022 का डेटा दिया गया है जो कि क्लोजिंग का है। यहाँ पर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ का डेटा दिया गया है। समराइज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया गया है हमको। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नेट प्रॉफिट हमको दिया गया है 13,67,000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको क्या बोला गया है कि जो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स है वो इंक्लूड कर रहा है अमाउंट रिलेटिंग टू द क्रेडिट सेल्स एंड द क्रेडिट परचेस ओनली। जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, यानी बताया गया है कि जो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स है उसके अंदर क्या है? क्रेडिट सेल्स है एंड क्रेडिट परचेस है। तो वो तो उसी के लिए होता है, वो तो हमको पता चल जाएगी, ये ना भी लिखा होता। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीमेंट इन द लायबिलिटीज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस बिटवीन द एक्विजिशन डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस बता रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का लॉस ये 18,000 का जो हमको बता रहा है नेगेटिव के अंदर, ये बता रहा है कि ये क्या है? इंक्रीज इन द लायबिलिटीज़ है ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो गया, उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। तो वो हमको बता रहा है। यहाँ पर हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31/3/2022 डायरेक्ट मेथड से बनाना है यहाँ पर। तो कैश सेल्स निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले हमको सेल्स देखना पड़ेगा। 85,50,000 का सेल्स है, तो 85,50,000 इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा हमको? तो सेल्स के अंदर हमको ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग को ऐड करना पड़ेगा 1,88,000, और क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा 2,05,000। तो हमारे पास नेट आ जाएगा 85,33,000 का कैश सेल्स। कैश परचेस देखेंगे तो यहाँ पर COGS दिया गया है हमको 56 लाख। इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग? इसके अंदर इन्वेंटरीज जो है, इन्वेंटरीज का क्लोजिंग 1,20,000 है, उसको ऐड कर देंगे। इन्वेंटरीज के क्लोजिंग को ऐड करना है यहाँ पर, और ओपनिंग जो 1,65,000 है उसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास परचेस आ जाएगा इतना। उसके बाद हम लोग जो ट्रेड पेबल्स होगा उसका क्या करेंगे? ओपनिंग जो होगा 2,15,000 उसको ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग जो है 1,95,000 उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 55,75,000 का कैश परचेस। इसके बाद देखेंगे कैश पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का देखना है, तो वो तो हमको दिया गया है 15,40,000, और कोई प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो वही हमारे यहाँ पर आ जाएगा 15,40,000। उसके बाद इनकम टैक्स पेड कितना आएगा?
तो इनकम टैक्स यहाँ पर हमको दिया गया 95,000 का, और यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर टैक्स बना के दिया गया है। ओपनिंग 65 है और क्लोजिंग 48 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ओपनिंग जो है उसको प्लस कर देंगे और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, 65 को प्लस कर देंगे और 48 को माइनस कर देंगे, तो 1,12,000 का हमारा आ जाएगा इनकम टैक्स पेड। एक्सेप्शनल आइटम्स, यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो देखनी पड़ेगी। वहाँ पर कितना दिया गया हमको एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर दिया गया हमको फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1,10,000 का है। तो वो 1,10,000 हमारे लिए क्या हो गया, कैश इन्फ्लोज हो गया। तो वो लिख देंगे यहाँ पर फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट बनता है। तो 1,10,000 लिखेंगे। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आएगा, 14,16,000 का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन होगा फॉलोइंग आइटम्स का। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो दोनों के अंदर बताना है हमको, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एंटिटीज़ के रिलेशन में, यानी कि एक बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और दूसरी क्या है, अदर एंटिटी है। तो यहाँ पर पहले हमको दिया गया इंटरेस्ट रिसीव किया गया ऑन द लोन्स एंड द एडवांसेस गिवन। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स एंड द एडवांसेस गिवन। अगर बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए देखें तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। अदर एंटिटीज़ के लिए देखें तो इंटरेस्ट रिसीव्स ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पे किया गया डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स का, तो वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। अदर एंटिटीज़ के लिए वो क्या हो गया, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज एसोसिएट एंड द अदर एंटिटीज़। तो ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया, और अदर एंटिटीज़ के लिए भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। डिविडेंड पेड किया गया ऑन द प्रेफरेंस एंड द इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग द टैक्स ऑन द डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस एंड द इक्विटी शेयर्स बाय द अदर एंटिटीज़। तो ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया, अदर एंटिटीज़ के लिए भी ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया। फाइनेंशियल चार्जेस पेड किया गया बाय द लेसी अंडर द फाइनेंशियल लीज, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अदर के लिए ये क्या हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया। दोनों के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रहेगा। पेमेंट टुवर्ड द रिडक्शंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल लीज लायबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल लीज लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया, तो ये दोनों के अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रहेगा। इंटरेस्ट पेड किया गया टू द वेंडर एक्वायरिंग द फिक्स असेट्स अंडर द डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो ये दोनों के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रहेगा। प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर द डेफर्ड टैक्स बेस्ड अंडर द डेफर्ड टैक्स बेसिस फॉर एक्विजिशंस ऑफ द फिक्स एसेट, दोनों के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। पैनल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द लेट पेमेंट, दोनों के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। पैनल इंटरेस्ट पेड टू द सप्लायर्स फॉर द लेट पेमेंट, दोनों के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिलेड टैक्स पेमेंट, दोनों के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रहेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द टैक्स रिफंड, दोनों के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा।